हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी एसएससी जीडी की तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए डेली मैं आप सभी के सामने 75 प्रश्न लेकर आता हूं, 75 क्वेश्चंस लेकर आता हूं हिंदी के। तो ये क्वेश्चंस आपके हर एक टॉपिक से उठाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपकी क्लास को शुरू किया जा रहा है। सभी लोग, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टडी वाले ग्रुप में सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद आपके यहाँ पर क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो गद्यांश से संबंधित होंगे। गद्यांश को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से सुनना है। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चलिए, तो गद्यांश हम लोग पढ़ते हैं। साहित्य का आधार जीवन है, इस नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है। उस पर अटारियाँ, मीनार, गुम्बद बनते हैं, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सबोध सगम तथा मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून और जिसने वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद है, मनुष्य जीवन प्रयत्न आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है और किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में तथा किसी को ऐश्वर्य में। किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से सुंदर है, ठीक है, इस सच आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में जीवन सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग के आनंद में ग्लानि छुपी होती है, पश्चाताप भी होता है। दूसरी ओर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड और अमर होता है। तो यहाँ पर आपने गद्यांश बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा, सुना होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दे दीजिए। सबसे ऊंचा आनंद वो होता है जो भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है, साहित्य से प्राप्त होता है या परमात्मा से प्राप्त होता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो यहाँ पर गद्यांश के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा आनंद वो होता है जो है वो साहित्य से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सच्चा आनंद किससे मिलता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए भाई, साहित्य से, परमात्मा से, सुंदर साहित्य से, सुंदर और सत्य से या भोग और ऐश्वर्य से? तो किससे मिलता है सभी लोगों को बताने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। सुंदर और सत्य से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब हंस पत्रिका के संपादक कौन थे भाई? संस्थापक संपादक का नाम आपको बताना है। प्रेमचंद्र थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, धर्मवीर भारती हैं या अज्ञे थे? तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई, बताइए। देखिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें, जो हंस नाम की एक पत्रिका थी, इसके संस्थापक संपादक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताओगे प्रेमचंद्र थे। और इन्होंने इसका प्रकाशन कहाँ से किया था? तो आपको याद रखना है वाराणसी से इसका प्रकाशन किया था। कहाँ से किया था? वाराणसी से इसका प्रकाशन किया था। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। आपके गाज़ीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? अवधी है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है या बघेली है? क्या होगा? आप किस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करिए भाई, बताइए। गाज़ीपुर में बोली जाने वाली बोली आपको बताना है, बताइए। तो यहाँ पर अगर आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी बन रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर, ठीक है। भोजपुरी जो है ये गाज़ीपुर में बोली जाने वाली एक प्रमुख बोली है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसमें आपको बताना है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द में कौन सा रूप है ये आपको बताना है। क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है या प्रविशेषण है? चलिए, तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, बिक रही यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है धड़ाधड़ शब्द के द्वारा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया विशेषण हो जाएगी। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है भाई? क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही होगा आप सभी लोगों का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई
किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है या आपके निजवाचक है। तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आप सभी लोगों का उत्तर। चलिए, तो कौन जो है, ये जो कोई है, कोई, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। नाक का बाल होना, शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना या दरियादिल होना। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जिसको हम बहुत ही प्यार करते हैं, जो हमारा प्रिय होता है, उसको हम कहते हैं नाक का बाल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रसारण का आपको बताना है विलोम क्या होगा, बताइए भाई। प्रसारण का विलोम क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है कि आरक्षण का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, अनारक्षण बताओगे। अगर आपसे आरक्षण का विलोम पूछा जाए तो अनारक्षण बताओगे, और अगर प्रसारण का आपसे विलोम पूछा जाता है तो आप लोग क्या बताओगे, आकुंचन बताओगे। प्रसारण का विलोम क्या बताओगे भाई, आकुंचन बताओगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। तो यहाँ पर आपको बताना है खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशज शब्द है, देशज है या आपके संकरण शब्द है, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग बताएंगे भाई, बताइए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, खिड़की जो आपका शब्द है ये एक देशज शब्द है, ठीक है। देशज शब्द है। देशज शब्द कौन से होते हैं, जिनकी उत्पत्ति जो है वो देश में ही होती है अपने, तो उनको देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्द और कौन से होते हैं, ये तो आपका एक देशज शब्द हो गया खिड़की। इसके अलावा आपको याद रखना है जूता जो है ये भी एक देशज ही शब्द है। रोटी उसके अलावा ये भी एक देशज शब्द है। घोंसला होता है भाई, घोंसला, तो ये भी एक देशज शब्द है। ये सारे शब्द आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अब आपको बताना है वधु का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, बताइए भाई। वधु का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, बताइए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। यानी कि वधुएं जो हैं बहुवचन का बहुवचन हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में आपका लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चंद्र बिंदी जो है वो नहीं लगी है भाई, ये लग गई। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इसको संयुक्त वाक्य में आपको परिवर्तित करना है और सही उत्तर का जवाब आपको देना है भाई। सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा, आप किस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए भाई। ये आपका एक मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में जब ये बदलेगा तो वह पंडित किंतु हठी है ये हो जाएगा, वह पंडित वह हठी ये हो जाएगा, पंडित होने के कारण वह हठी है ये होगा, या पंडित होते हुए भी वो हठी है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, वह पंडित है किंतु हठी है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। राज्यपाल में आपको बताना है कौन सा संज्ञा है भाई, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है, बताइए। देखिए, अगर किसी राज्यपाल का नाम आ जाता, ठीक है, किसी राज्यपाल का नाम आ जाता, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मुख्यमंत्री है, ठीक है, मुख्यमंत्री शब्द है, प्रधानमंत्री शब्द है, प्रधानमंत्री शब्द है, या राष्ट्रपति शब्द है, ठीक है, ये राष्ट्रपति शब्द है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये राज्यपाल शब्द है, ये सारे शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि देखा जाए ये एक तरह की जाति ही तो है। अब अगर मुख्यमंत्री में से किसी व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक है, राज्यपाल में अगर किसी व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है तो वो जातिवाचक है। जितने लड़के मुझे सुन रहे हैं, जितने लड़के मुझे सुन रहे हैं, या जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके नाम जो हैं वो सब आपके व्यक्तिवाचक हैं, ठीक है। अब लड़का जो है ये एक जाति है, तो लड़का शब्द कैसा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लड़की जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब और बता दीजिए इसका सही उत्तर आप सभी लोग। इसमें आपको बताना है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा, बताइए। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टेटमेंट होगा, इंडोर्समेंट होगा, इनक्लोज्ड होगा या नोटिफिकेशन होगा। तो अधिसूचना, इसको आपको इंग्लिश में तो जानते होंगे नोटिफिकेशन कहते हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिसूचना। ये आप सभी लोगों को याद रखना है, क्या कहा जाता है भाई, अधिसूचना कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब कि सभा का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो 3 तो सभा के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा, तो जो नहीं है उसका चयन आप सभी लोगों को करना है, बताइए भाई।
तो सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो आपका ये सम्मिलित है ना, सम्मिलित, ये सभा का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, ये सभा का पर्यायवाची नहीं होगा। सम्मिलित का मतलब क्या होता है भाई? शामिल करना। ठीक है, शामिल करना ही तो कहते हैं, शामिल करना। तो ये आपका सभा का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी सारे सभा के पर्यायवाची हो जाएंगे। परिषद है, बैठक है, महावर्तन है। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब इसमें आपको बताना है वा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। दंत होगा, ओष्ठ होगा, दंतोष्ठ होगा या कंठोष्ठ होगा। तो क्या होगा? आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को आप सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। सभी लोग जितने भी लाइव वॉचिंग कर रहे हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए भाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, वा का आपसे उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो वा का उच्चारण स्थान तो दंतोष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या भाई? ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इसमें आपको बताना है ये जो विराम चिन्ह है आपका, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको प्रयुक्त किया जाता है विवरण चिन्ह के रूप में, लाघव चिन्ह के रूप में, तुल्य सूचक के रूप में, तुल्यता सूचक के रूप में या संयोजक चिन्ह के रूप में। चलिए, तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई। बताइए आप लोग। ठीक है, मैथ में पढ़ते हो ना? ठीक है, मैथ में ऐसे करके पढ़ते हो भाई। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कौन सा वाला चिन्ह हो जाएगा? तो ये आपकी तुलना ही तो कर रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तुलना कर रहा है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? तुल्यता सूचक आपका हो जाएगा चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब विवरण चिन्ह की यहाँ पर बात आई है। विवरण चिन्ह किस प्रकार बनता है? आपने देखा होगा कि हेडिंग के बाद भाई किस प्रकार से आप लोग विवरण ही तो करते हो। किसी भी हेडिंग को लिखकर विवरण करते हो आप लोग ना, तो वो आपका ऐसे बनाते हो करके, तो ये आपका जो है विवरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। संयोजक चिन्ह कैसे बनता है भाई? ऐसे जो है आपका संयोजक चिन्ह बनता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें लाघव चिन्ह आपका कैसे बनेगा, तो बताइए भाई लाघव चिन्ह आपका कैसे बनेगा? तो लाघव चिन्ह आपका बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा आपका लाघव चिन्ह। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर उच्चारण का आपको संधि विच्छेद बताना है। बताइए भाई इसमें कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है, ये भी आपको बताना है। तो उच्चारण की अगर हम लोग बात करें तो इसका संधि विच्छेद कैसे बनेगा? उत बनेगा, नीचे हरंत लगेगा, धन करके चारण आप लोग लिख दोगे तो उत धन चारण हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कि बैल न कूदे कदे तंगी। ठीक है, बैल न कूदे कूदे तंगी, कूदे लिखा होना चाहिए यहाँ पर, ये आपका जो है गलत हो गई कहावत, कूदे यहाँ पर हो जाएगी। बैल न कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का अर्थ आपको बताना है वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना या स्वामी के बल पर सेवक का साहस। स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो क्या होगा? आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के बारे में सोच रहे हैं कि इसका उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। बैल न कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए कि आपको बताना है अब, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देखा जाए भूत का संधि विच्छेद तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर लिखा होना। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, मैं आपको बताऊँ क्या लिखा होना चाहिए, आपका ये शब्द लिखा होना चाहिए भाई। अब बताइए इस शब्द की संधि विच्छेद आप लोग किस प्रकार से करोगे और इसमें कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है, ये भी आप लोग को बताना है। बताइए भाई। तो दो सार्थक शब्द हम लोग देखें, यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर बी वाला है ये इस शब्द का, ठीक है, भूधर्व शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। और बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना है दीर्घ स्वर संधि का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इसमें आपको बताना है टेस्टिमोनियल का आपको बताना है हिंदी में क्या कहेंगे। बताइए भाई। टेस्टिमोनियल को अनुशंसा पत्र कहेंगे, प्रशंसा पत्र कहेंगे, प्रमाण पत्र कहेंगे या परिचय पत्र कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। टेस्टिमोनियल को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? प्रशंसा पत्र कहेंगे। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? बताइए भाई।
भरोसे शब्द में कौन सा रूप है ये आपको बताना है। शब्द का कौन सा रूप है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है, बताइए भाई। तो अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो संबंध बोधक आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भाव अर्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। समान अधिकरण कहेंगे, व्याधिकरण कहेंगे, विस्मयादि बोधक कहेंगे या निपात कहेंगे। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बताइए भाई। देखिए भाई, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का या उसके अलावा अतिरिक्त भाव अर्थ प्रदान करने के लिए होता है उसको हम लोग निपात कहते हैं। क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जिसके मान लीजिए शब्द वाक्य में आ गया ही, तो ये एक आपका निपात शब्द हो जाएगा। उसके अलावा भी आ जाए तो ये भी आपका निपात हो जाएगा। तो आ जाए, तक आ जाए, एक ही बात है, ठीक। तो आ जाए, तक आ जाए, भर आ जाए, मात्र आ जाए, तो ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे, ये सारे शब्द आपके निपात हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है इसमें से। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए इसकी वर्तनी कौन सी वाली शुद्ध है, बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ये वाली या ये वाली। ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है, बी जा रहा है, बिल्कुल गलत होगा उन सभी का उत्तर। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और हथियाने में आपको बताना है क्रिया का इस्तेमाल किया गया है। कौन सी क्रिया का इस्तेमाल किया गया है आपको बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया या नाम धातु क्रिया। चलिए, तो सभी लोग बताएंगे आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। हथियाने शब्द में कौन सी क्रिया का इस्तेमाल किया गया है, नाम धातु क्रिया का इस्तेमाल किया गया है, आप सभी लोगों को याद रखना है। और नाम धातु क्रिया किसको कहते हैं, नाम धातु क्रिया देखिए वो क्रिया होती है जो आपकी संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो। संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, इसमें प्रत्यय जोड़कर जो बनाई जाती है उसको हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं, आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए हाथ से बन गई, क्या बन गई, हाथ से बन गई हथियाना बन गई, बात से बन गई बतियाना बन गई, ठीक है। शर्म से बन गई शर्माना, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, नाम धातु क्रियाएं हो जाएंगी, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि राम ने खाना खाया, खाया होगा, इसमें कौन सी क्रिया है, संदिग्ध भूतकाल है, हेतुम भूतकाल है या आसन्न भूतकाल है। चलिए, तो सभी लोग बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। देखिए यहाँ पर वाक्य को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग इसका उत्तर पालोगे। राम ने खाना खाया, ठीक है, राम ने खाना खाया होगा, ये खाया होगा जो है इसमें ये आपका संदिग्ध तरह का लग रहा है, ठीक है, संदिग्ध तरह का लग रहा है, यानी कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा रहा है कि खा भी सकता है या नहीं भी खा सकता है। तो इस वाक्य में आपका संदिग्ध है, और कैसा संदिग्ध है, भूतकाल वाला संदिग्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही होगा आप सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कर्कश का आपका विलोम क्या हो जाएगा, कठोर होगा, विवेकी होगा, मधुर होगा या विनम्र होगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए विनम्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बताओगे, धृष्ट होगा। विनम्र का विलोम धृष्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विवेकी का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बताओगे, तो आप लोग बताओगे अविवेकी हो जाएगा। विवेकी का विलोम क्या हो जाएगा, अविवेकी हो जाएगा, ठीक। और कठोर का विलोम क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कर्कश का विलोम क्या होगा, तो आप सभी लोग क्या बताओगे, मधुर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजय कहलाएगा, इंदु कहलाएगा, इंद्रजीत कहलाएगा, या जितेंद्रिय कहलाएगा। चलिए देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आपका इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है, तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है। और जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, थोड़ा सा अंतर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम लोग इंद्रजीत कहेंगे, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय कहलाएगा, और जो बंदा जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति धनी कहलाता है, सवर्ण कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है या कुलीन कहलाता है, बताइए। तो आप सभी को पता है, आप सभी लोग इसका उत्तर भी दे रहे हो।
तो क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। यानी कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का आपको भेद बताना है। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, विस्मयवाचक वाक्य होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा या निषेधवाचक वाक्य होगा। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कोई मनादी तो की नहीं जा रही, किसी बात से मनादी नहीं की जा रही है, तो ये निषेधवाचक वाक्य नहीं होगा। प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, विस्मयवाचक वाक्य हो ही नहीं सकता। ये आपका क्या हो जाएगा भाई बताइए? ये आपका इच्छा यहाँ पर जताई जा रही। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इच्छा जताई जा रही है, तो इसलिए आपका ये एक इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब कि श्री गणेश का आपको विलोम बताना है। क्या होगा? श्री राधा होगा, इति श्री होगा या विनाश होगा। तो कई बार ये कई सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? आपको याद रखना है इति श्री होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो क्वेश्चन जितनी बार पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन उतना ज़्यादा ही आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्णता रखता है। चलिए, तो गणेश का, श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इति श्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब कि फूल का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? बताइए भाई कौन सा नहीं। तो आप सभी लोग जानते हो, सुमन को हम लोग फूल कहते हैं, पुष्प को कहते हैं, कुसुम को भी हम लोग क्या कहते हैं? फूल ही कहते हैं। ठीक, तो ये सारे तो आपके क्या फूल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर जो तनुजा लिखा हुआ है ये आपका किसका पर्यायवाची होता है? बेटी का पर्यायवाची होता है। बेटी का ये पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को या शांति रस को। तो आप सभी को पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है भाई? रसराज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब के मन रे तन कागज का पुतला, लागय बूंद बिनसी जाए छिन्न में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में आपको बताना है कौन सा रस है? भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, शांत रस है। तो ट्रिक से भाई याद करिए जल्दी से आप सभी लोग। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए क्या आया है? कागज का पुतला आया है। तो कागज का पुतला कैसा होगा? हमेशा शांत ही तो रहता है कागज का पुतला। कागज का पुतला हमेशा शांत रहता है, कभी बोलता नहीं है, ना उसके अंदर करुण होता है, ना श्रृंगार रस होता है, ना भक्ति रस होता है। तो शांत रस उसके अंदर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई। चलिए, तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। आप सभी लोगों को याद रखना है कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं, आपको याद रखना है। यानी कि चौपाई इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और जिनका भी डी के साथ उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि कल्प वृक्ष का आपको पर्यायवाची बताना है। भाई बताइए कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, परिजात को कल्प वृक्ष का ही पर्यायवाची है, कल्पतरु भी पर्यायवाची हो जाएगा और देव वृक्ष भी पर्यायवाची हो जाएगा इसका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कल्प वृक्ष के ये तीनों ही पर्यायवाची हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, अब कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? बताइए, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, पाली को, संस्कृत को, अपभ्रंश को या प्राकृत को। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि संस्कृत जो है, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। और जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही आंसर कर रहे हो आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए कि हिंदी दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून या 15 सितंबर। तो यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को आपको पता है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। और सभी का उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि दिन रात अध्ययन करके भी वो प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी आपको शुद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए अध्ययन की आपसे वर्तनी पूछी गई है। ठीक है, अध्ययन की आपसे वर्तनी पूछी गई है, बताइए। चलिए, तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अध्ययन की वर्तनी भाई क्या होगी? बताइए।
तो यहाँ पर अध्ययन की वर्तनी जैसे लिखी हुई है वैसे ही हो जाएगी। और ऐसा यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, वो बी में सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब कि अविकारी शब्द क्या होते हैं भाई, बताइए अविकारी शब्द क्या होते हैं, ये आपको बताना है, बताइए। अविकारी शब्द यानी कि देखिए विकार का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। और आ लग गया यानी कि जिस भी शब्द में परिवर्तन ना हो सके क्या कहलाता है, अविकारी कहलाता है। एक शब्द होता है, आपको याद रखना है, अव्यय, ठीक है, और जिसमें परिवर्तन ना होता है वो शब्द क्या कहलाता है, तो अव्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है, अव्यय शब्द भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, अब बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर, बताइए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, 32 होगी या आपके 34 होगी, 33 होगी या 36 होगी। चलिए, तो आप सभी को पता है बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, आपको याद रखना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यहाँ पर आपको बताना है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, अव्ययी भाव में पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, द्रगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, या द्वंद्व में या कर्मधारय समास में। तो आप लोग का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता चुका हूँ। आपको बता चुका हूँ कि पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है द्रगु समास में। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग शब्द ले लेते हैं त्रिफला, ठीक है, त्रिफला शब्द ले लिया, तो यानी कि त्रि का मतलब क्या हो गया, 3, और फला का मतलब यानी कि फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार क्या कहलाता है, त्रिफला कहलाता है। और इसमें पहला पद कौन सा था, संख्यावाचक शब्द था। एक और हम लोग ले लेते हैं नवग्रह, ठीक है, तो नव का मतलब क्या हो गया भाई, बताइए भाई। नौ का मतलब नौ, नव का मतलब 9 हो गया, तो 9 ग्रहों का समाहार कहलाता है नवग्रह। तो इसमें भी पहला पद कौन सा हो गया, संख्यावाचक हो गया। अगला प्रश्न देखिए कि राजपुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्रगु है, द्वंद्व है या कर्मधारय है। राजपुत्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है भाई, बताइए, ठीक है, राजपुत्र के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि राजा का पुत्र हो जाएगा, राजा का पुत्र हो जाएगा। अब का आया है, जाहिर सी बात है, ठीक है, जाहिर सी बात है, इसमें तत्पुरुष समास ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को आपको चिन्हित करना है। तो बताइए भाई, बेमेल शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है, बताइए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ध्यान से, अगर आप लोग देखेंगे तो समस्या है, कठिनाई है, जटिलता है, या अगर हम लोग देखें तो किसी काम की जो परेशानियाँ हैं उसको दर्शा रहा है। किसी काम में समस्या आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, किसी काम में जटिलता आ सकती है, कि लेकिन खेद नहीं आता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला सबसे अलग हो जाएगा, सबसे विषम हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, तो इसमें भी आपको बताना है कौन सा सबसे आपको अलग नज़र आ रहा है, बताइए भाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो बच्चे हैं, परिवार हैं, प्रियजन हैं, ठीक है, बच्चे हैं, परिवार हैं, प्रियजन जो हैं, ये सब देखा जाए तो किसके भाई, रिश्तों में आते हैं, सब ये रिश्तों में आते हैं, लेकिन घर जो है ये आपका अलग हो जाएगा सबसे। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। इसमें आपको बताना है जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है, बताइए भाई, उसे कौन सा समास कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है संबंध तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो आप लोग बताओगे अव्ययी भाव समास का पहला पद कैसा होता है भाई, प्रधान होता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, इसमें आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे, बताइए भाई। सूरदास थे, कबीरदास थे, तुलसीदास थे, क्या होगा आप किस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई, बताइए। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, कबीरदास के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बताइए। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, कौन सी भाषा है जिसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें संविधान की भाग 17 की, संविधान के भाग 17 की अगर हम लोग बात करें और बात करें अनुच्छेद
ठीक है, भाग हैं, उसमें अनुच्छेद 343 की बात करें, वैसे तो 343 से लेकर 351 तक जाता है, लेकिन यहाँ पर जिक्र किया गया है अनुच्छेद 343 का। तो 343 में लिखा हुआ है कि जो संघ की राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास हैं, प्रेमचंद्र है, जयशंकर प्रसाद है या कबीरदास हैं? चलिए, तो जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। आपको याद रखना है चित्रधार, चित्रधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। उसके अलावा कानन कुसुम किसकी रचना है भाई? कानन कुसुम किसकी रचना है? ये भी आपके जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, कानन कुसुम। उसके अलावा तो आपको याद होगी जैसे कि झरना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, आंसू है, लहर है, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, रीतिकाल की, भक्ति काल की या आधुनिक काल की? बताइए। चंद बरदाई के द्वारा ये लिखित है, आपको सबको पता है, लेकिन ये किस काल की रचना है? आज आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है आदिकाल की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग बता दीजिए कि वह लड़की सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए भाई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई, बताइए। चलिए, तो जल्दी से सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर करेंगे। वह संख्या, क्या लिखा हो? वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर थोड़ा सा मुझको कुछ लग रहा है भाई, त्रुटि है, ठीक है, त्रुटि सी लग रही है भाई यहाँ पर। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं आपको यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऊपर वाली पंक्तियाँ जो है ये ठीक नहीं टाइप हो पाई हैं। ऊपर वाली पंक्तियाँ जो है ये आना चाहिए, दिवसावसान का समय, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही। तो मेघमय आसमान से उतर रही, इसको आप सुनकर पढ़कर क्या महसूस कर रहे हो? मेघमय आसमान से उतर रही यानी कि कोई बेजानदार चीज़ है, इसको जानदार बनाकर पेश किया जा रहा है। तो ऐसा कहाँ पर होता है, कब होता है? मानवीकरण अलंकार में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इसमें आपको बताना है कि हिंदी शब्दकोश में झा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है भाई, बताइए। तो आप सभी को पता है किसके बाद आता है भाई, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में जो झा का क्रम है ये का वर्ण के बाद आता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ आपको बताना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा ना जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? देखो भाई, खग जाने खग की भाषा, तो इसका सही उत्तर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को ही सराहते हैं, यानी कि एक दूसरे की भाषा को समान प्रवृत्ति वाले लोग ही समझ सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और यहाँ पर आप लोग बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बताइए भाई। नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः एक और बी की संख्या दी गई है, इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर यारा लावा वा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं, इन चारों को उचित क्रम में लगाना है आपको ताकि एक सही वाक्य बन सके। एक जिस प्रकार या दहकता है उसी प्रकार रा उसके स्वभाव का, ला मनुष्य का धैर्य, अग्नि व अग्नि का धर्म 6 पर्याय होना चाहिए। तो सभी लोग भाई बहुत ही ध्यान से देखेंगे और करेंगे आप इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये आ जाएगा जिस प्रकार, और सबके अंत में आ जाएगा आपका पर्याय होना चाहिए। तो आपको बताना है जिस प्रकार के बाद क्या आएगा, दहकना है उसी प्रकार ये नहीं आएगा, उसके
स्वभाव का ये भी नहीं आएगा, मनुष्य का धैर्य ये भी नहीं आएगा, अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म तो ये तो लग रहा है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका वाह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा ये आपको देखना है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म या देखते हैं हम लोग दहकना है उसी प्रकार, हाँ तो ये तो सही लग रहा है। उसके स्वभाव का ये नहीं सही लग रहा है, तो यही आपका आ सकता है, ठीक है, यही आपका आ सकता है। तो अब आप लोग ऑप्शन देखिए, वाह के बाद या यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। सी वाला हम लोग देख लेते हैं, हाँ तो ये सी वाला तो होगा ही नहीं। तो देखिए भाई वाह आ जाएगा, उसके बाद या आ जाएगा, पहले तो ये वाला आएगा, उसके बाद आपका ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो अब आपको बताना है कौन सा आएगा। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार, तो अब आपको बताना भाई उसी प्रकार उसके स्वभाव का आएगा या मनुष्य का धैर्य। उसके बाद भाई ये आएगा, क्योंकि अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा, उसके बाद रा आ जाएगा। तो वाह या लारा कहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और यहाँ पर बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अक्ल का दुश्मन आपको बताना है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए भाई। मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। तो आप सभी को पता है महामूर्ख को कहा जाता है अक्ल का दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, और बता दीजिए इसका सही उत्तर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, बताइए भाई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप सभी लोगों को बताना है, बताइए। तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिद्ध लिखा हुआ है, ये आपकी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी सही नहीं लिखा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है प्रत्यय का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, शब्द के अंत में किया जाता है, लेकिन उपसर्ग का इस्तेमाल शब्द के शुरू में किया जाता है, यानी कि शब्द के आदि में किया जाता है। तो इस तरह जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, मीठे का, मीठा का, ठास का, आस का या प्यास का। तो अगर हम लोग बात करें मिठास शब्द में किस प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है, तो आस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इसमें आपको बताना है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो दो सार्थक शब्द कहाँ पर बन रहे हैं भाई, ये नहीं बन रहा है, ठीक है, ये नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपका ये बन रहा है, लेकिन इसकी संधि विच्छेद नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त उत्तर आपका ये वाला हो जाएगा, सत्य धन आग्रह हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि दो वर्गों के मेल से होने वाले परिवर्तन को या विकार को क्या कहा जाता है, संधि कहेंगे, समास कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे या प्रत्यय कहेंगे, बताइए। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तित होता है, विकार होता है, परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, कि छप्पय किस प्रकार का छंद है आपको बताना है, सम है, विषम है या अर्धसम है, बताइए। तो छप्पय जो है ना, ये आपका किस प्रकार का छंद है, तो विषम का आपका ये छंद हो जाएगा, विषम छंद आपका ये हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। कि प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, संयोग श्रृंगार रस है या वियोग श्रृंगार रस है, बताइए। चलिए तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, और इसमें आपको बताना है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का आपको चयन करना है। सुख दुख, तो सुख दुख में आपको बताना है कौन सा समास है, बताइए भाई। देखिए दीर्घु समास हो नहीं सकता, अव्ययी भाव समास नहीं होगा, कर्मधारय समास तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर द्वंद्व समास है आपका। और जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही होगा आप सभी लोगों का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कि समानार्थी शब्द का आपको चयन करना है, बताइए भाई।
समानार्थी शब्द का आपको चयन करना है। संविदा का आपको बताना है भाई समानार्थी शब्द क्या होगा। तो संविदा शब्द आपने सुन रखा होगा, बहुत टाइम से सुन रखा होगा। तो इसका मतलब क्या, बातचीत करना होता है, झगड़ा करना होता है, वादा करना होता है। तो ये तीनों ही नहीं होते। ठेका का इसका मतलब हो जाएगा। तो संविदा का मतलब क्या हो जाएगा, ठेका हो जाएगा। तो इस तरह से जिन लोगों का भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि उचित विलोम शब्द का आपको चयन करना है। अर्वाचीन का आपको बताना भाई विलोम क्या हो जाएगा। नवीन होगा, प्राचीन होगा, आदिकालीन होगा या पाषाणकालीन होगा, बताइए। चलिए, तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही होगा आप सभी लोगों का उत्तर। अगर आपसे पूछे प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा तो आप लोग बताओगे अर्वाचीन, और अर्वाचीन का आपसे विलोम पूछ लिया जाए तो आप लोग बताओगे प्राचीन। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इसमें आपको बताना है निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। तो सुधन उक्ति का संधि का आपको बताना है भाई क्या हो जाएगी, बताइए। तो इसकी हो जाएगी भाई सूक्ति, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है सूक्ति हो जाएगी। और इसमें भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी भाई, दीर्घ स्वर संधि है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प आपको बताना है, बताइए। यानी कि मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा ये आपको बताना है। तो मच्छर धन आनी हो जाएगा। आनी क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। मच्छर धन धानी हो जाएगा। आनी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर मच्छर अलग हो जाएगा एक शब्द और दानी अलग हो जाएगा। तो दानी जो है ये प्रत्यय बन जाएगा और मच्छर जो है ये उपसर्ग बन जाएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का आपको चयन करना है। उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो उत हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि तत्सम शब्द वाला विकल्प आपको चुनना है। इस चारों ऑप्शंस में से जो तत्सम शब्द है वो आपको बताना है, बताइए भाई। तो कान्हा, कन्हैया, किशन ये आपके तद्भव शब्द हैं, लेकिन कृष्ण जो है यहाँ पर ये आपके कैसा शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बताइए। तो यहाँ पर आपको देखा जाए रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए विकल्प को आपको चुनना है। तो विश्लेषण यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, ठीक है। तो क्या करने पर ज्ञात हुआ कि उसकी अपनी रचना नहीं थी। तो यहाँ पर आपको बताना है सही तरीके से कौन सा भाई लिखा जाता है, बताइए। बात करें विश्लेषण, आपका ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे तो लिखा ही नहीं जाता, ऐसे भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर यही आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, और इसमें आपको बताना है खाली जगह को भरना है। रिक्त स्थान में सही विकल्प को आपको भरना है। वह जिधर डैश जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो मुड़ा आ जाएगा, गया आ जाएगा, रुका आ जाएगा या बहा आ जाएगा। तो पूरा वाक्य आपको बताना है भाई क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग रुका का इस्तेमाल करें तो पूरा वाक्य आपका बन जाएगा, वह जिधर रुका जीवन लहर उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा। तो ये आज का आपका अंतिम प्रश्न था। आप सभी को वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय BSA, जय BSA, जय BSA, जय हिंद, वंदे मातरम।